इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। समारोह का उद्घाटन कर संबोधित किया। है आपदा में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव, 60 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव। बीजेपी ने चुनाव में झोंकी ताकत। दिल्ली में डीडीए ने चलाया मकानों पर बुलडोजर। डीडीए की कार्रवाई का हो रहा विरोध। कार्रवाई के विरोध में जेसीबी के आगे खड़े हुए लोग। अंबेडकर के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग का मामला। अगर अंबेडकर जिंदा होते तो उन्हें मार देना। विवादित वीडियो के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। दिल्ली के मेहरौली में डीडीए की बुलडोजर ने कई फ्लैट्स को ध्वस्त कर दिया। वहीं डीडीए की कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। डीडीए की इस कार्रवाई पर लोगों ने कैमरे के सामने अपना गुस्सा निकाला। एक महिला ने कहा कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि अपने मकानों में बता दें कि मेहरौली में डीडीए की बुलडोजर ने कई फ्लैट्स को ध्वस्त कर दिया है। डीडीए की कार्रवाई का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और अधिकारी लोगों की नहीं सुन रहे हैं। इस कार्रवाई पर लोगों ने कैमरे के सामने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो महिला ने एक कहा है कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम और हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि वो अपने मकानों में बीते कई सालों से रह रहे हैं। उनके मकानों की रजिस्ट्री भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के मेहरौली में शुक्रवार को की गई तोड़फोड़ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों में टकराव देखने को मिला है। डीडीए का दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीडीए की ओर से इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। हालांकि थोड़ी ही देर बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली में कार्रवाई पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में 14 फरवरी को अब सुनवाई होनी है। तो बता दें, मेहरौली में सुबह से ही भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई। स्थानीय लोगों ने कई बार जेसीबी बुलडोजर के सामने रुकावट बनकर खड़े होकर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें हटाकर डीडीए ने अतिक्रमण हटाया। पूरे मामले में डीडीए की ओर से देर शाम तक कोई भी बयान अभी तक तो सामने नहीं आया है। मामले में सियासत गरमा रही है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने मौके पर पहुंचकर डीडीए की कार्रवाई का भी विरोध जताया है। इस पर दोनों ही विधायकों को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि डीडीए सुबह अपने अभियान में अंधेरिया मोड़ में औलिया मस्जिद के पास 2 और मंजिला इमारतों को झुग्गियों के साथ तोड़ रहा है। जिस जगह पर कथित अतिक्रमण किया गया था वो डीडीए, वक्फ बोर्ड और एएसआई सहित कई एजेंसियों की जमीन थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस जमीन पर अतिक्रमण की तोड़फोड़ का काम चल रहा था वो मेहरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, जो विकास कार्य में बाधा बन रही है। पूरा मामला डीडीए की ओर से नए सिरे से किए जा रहे सीमांकन को लेकर है। मेहरौली में डीडीए और पुरातत्व विभाग मिलकर राष्ट्रीय पुरातत्व पार्क बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क को लेकर डीडीए पहले सीमांकन कर चुका है। अब बीते कुछ दिनों से नए सिरे से सीमांकन करने की बात लोगों को नोटिस दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि कई बार सीमांकन हो चुका है, फिर भी ये दोबारा से किया गया और उसमें जो अंदर के मकान थे उन्हें भी इज्जत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से बात कर उनसे कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने हमारी एक भी नहीं सुनी।
खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रखर दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। प्रखर जी, डीडीए की तरफ से ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, महरौली में ये जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के पास दस्तावेज है, उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है। जी सर, ये दो चीजें हैं जी। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है, ये बड़ा पुराना स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट दिल्ली के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं और अभी से नहीं है, ये बहुत समय से है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हमेशा से क्या कमी रही है, और ऐसा नहीं कि एएसआई के पास कोई बजट की कमी है या एनफोर्समेंट की कमी है कि इतने इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट की भी आप बाउंड्री प्रॉपर नहीं बना पा रहे, प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं कर पा रहे। किस तरीके से ऐसा होता है कि आपकी बाउंड्री तोड़ करके उसके अंदर लोग मकान और बिल्डिंगें बना देते हैं और साधारण जनता को और लोगों को जिनको जानकारी नहीं उनको बेवकूफ बनाते हैं। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात है, इसमें निश्चित रूप से ऐसा यहीं पे नहीं, यमुना पुष्टा में बहुत जगह पे होता है, बहुत फ्रिंज इलाकों में होता है कि जहाँ पे लैंड किसी और का ओन्ड है और उस पे बिल्डर, लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल इन्फोर्समेंट पुलिस ऑफिशियल्स की मिली भगत से ये सब होता है। तो मेरी समझ में तो इसमें जैसे कि जनता में लोग कह भी रहे हैं कि वो दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे ले आए हैं, इसमें देखिए आगे क्या होता है। जी प्रखर जी, लेकिन इस दौरान एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से यह अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है और इसको हटाया जा रहा है जेसीबी से, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? और इतने लंबे समय से जब वो यहाँ रह रहे थे तो इस पर क्या उनको कोई नोटिस भी दिया गया है या फिर कोई इससे पहले भी कार्रवाई की गई है? जी आशा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो यही समस्या यही है कि इसमें जो जाने अनजाने में जिन थर्ड पार्टीज को और जिन लोगों को, इनोसेंट लोगों को जो फंस गए हैं इसके बीच में, वही सबसे ज्यादा फंस रहा है। बिल्डर अपना पैसा लेकर के किनारे हो चुका है, जमीन उसकी है नहीं, जो कंस्ट्रक्शन किया उसके लिए मोटा पैसा हट चुका है। लोग जिन्होंने इसमें लोन लिया होगा या कैश पे लिया है, उनकी तो बेचारों की जिंदगी की कमाई लग गई। और मेरी समझ में यही बहुत अच्छा ग्राउंड है जिसके बिहाफ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें आपको स्टे दिया है। नहीं तो सरकारी जमीन पे स्टे की कोई बात बनती नहीं। बिल्कुल। और प्रखर जी, सबसे एक और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग की ये जमीन है, क्या पुरातत्व विभाग इस जमीन को छोड़ नहीं सकता है? क्योंकि जिन मासूम लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, इनकी इसमें क्या कुछ गलती है? जी आशा जी, इसमें दो मत है। बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है, कुछ बहुत पुराने हैं, जैसे अभी हम लोगों ने उत्तराखंड का एक किस्सा देखा था, और कुछ थोड़े नए हैं, जैसे हम लोग ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का कह रहे हैं। एक लीगल पॉइंट पे बात करें तो सरकार की जमीनों पर इतना कब्जा हो चुका है कि कब्जा तो कोई भी सरकारी विभाग नहीं छोड़ता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है। लेकिन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ पे असर मैं तो मतलब ये मानता हूँ कि इसमें बिना अधिकारियों की और लोकल पुलिसमैन की मदद के कुछ नहीं हो सकता। आप अपने खुद के मकान में 4 ईंटें रख करके कंस्ट्रक्शन करवाइए, ना एमसीडी की टीम ना पुलिस की टीम आपके पास आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। बिल्कुल प्रखर जी, और राजनीति जिस तरीके से अब इस मामले में की जाने लगी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और जब इस दौरान आप पार्टी के 2 नेता यहाँ पर पहुंचे इसका विरोध करने के लिए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है इस मामले को, बीजेपी को इस पर सवालिया निशान खड़े हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी है? जी मेरी समझ में तो लोकल पॉलिटिशियंस की मिलीभगत, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, ये कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। उनकी प्रेशर पे ही कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ही ता उम्र हिंदुस्तान में मैं कंस्ट्रक्शन होते देख रहा हूँ, इलीगल जो होता है। लोकल पॉलिटिशियन की मदद से, पुलिस वालों की मदद से, डिपार्टमेंट। तो अब इस पे क्या किया जा सकता है प्रखर जी? अब इसका क्या अब रास्ता, लोगों के पास क्या कुछ बचा हुआ है? जी मेरी समझ में तो स्टे ले आए हैं और बहुत अच्छी लीगल सलाह उनको पहले से ही मिल रही है। अच्छे से आर्ग्यूमेंट करवाएं तो मुझे लगता है सरकार से उनको दूसरी जगह जमीन की मांग करनी चाहिए, और इसमें हाई लेवल सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए, या हाई लेवल कोर्ट एडेड मॉनिटरिंग कमेटियों की। ये हुआ क्या?
जी। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स था तो इसकी जमीन पे 4-4, 5-5 मंजिले की बिल्डिंग बन कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल प्रखर जी, ये एक सवाल है जिसका जवाब तभी मिलेगा जब आगे की कार्रवाई होगी, आगे इस पे जांच हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तब इसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि मकानों पर डीडीए ने बुलडोजर चलाया है, जिसके चलते स्थानीय लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं और जेसीबी के सामने स्थानीय लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ लंबे समय से जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी ये कार्रवाई का होना बड़े सवाल खड़े करते हैं। पुरातत्व विभाग की ये जमीन बताई जाती है, इसमें मिली भगत किसकी है, किस किस के नाम सामने आते हैं, ये अब देखने वाली बात है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की है। समारोह का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया। हर आपदा में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि फिजियोथेरेपिस्ट की इस दौरान काफी तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिजियोथेरेपी के साथ योग भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की है। समारोह के उद्घाटन समारोह को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही है जिसकी जरूरत बार बार मरीज को ना हो। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलियंट बनना यही अपना गोल है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया गया था और इस साजिश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद पेश हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने याचिका पर हैरानी जताते हुए कहा कि क्या वाकई आप हमसे ये उम्मीद कर रही हैं कि हम किसी प्रसारण संस्था पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस पर पिंकी आनंद ने कहा कि कोर्ट सरकार को ऐसा निर्देश दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ऐसा किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब एक ब्रिटिश संस्था भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस पर जज ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ेगा। पिंकी आनंद ने कहा कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले, 1992 के मुंबई दंगे समेत तमाम मामलों पर बीबीसी भ्रामक कार्यक्रम बनाता रहा है। जज किसी भी दलील पर आश्वस्त नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके बाद बेंच ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह भी मामले में याचिकाकर्ता थे। आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा कि गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से सवाल किया, दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इस पर सुनक ने कहा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से पीएम मोदी को दिखाया गया है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की जो इमेज पेश की गई है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर लॉन्च किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने इस एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एसआईटी ने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी की
क्लीन चिट को भी सही मान लिया था। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने हैं। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं वामपंथी गढ़ में सिंध लगाकर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। इसी चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का सारा दामोदर मुख्यमंत्री माणिक साह पर है, जो कि बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 नए जजों के नामों की घोषणा की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। जिन जजों के नाम चुने गए हैं उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार का नाम शामिल है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी क्षमता सितंबर 2019 से नवंबर 2019 के दौरान थी। इसके बाद से फरवरी 2023 तक जजों की पोस्ट वैकेंट रही। नए जजों के नाम की घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के जजों राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त किया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इससे पहले सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर 5 फरवरी को ही 5 जजों के नाम पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 जजों ने 6 फरवरी को शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने 24 घंटे के अंदर ये नाम फाइनल कर दिए थे। बाकी बचे 2 जजों के नाम पर 10 फरवरी को मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मित्तल चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ सीजीआई समेत 34 है। तेलंगाना के एक शख्स पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आरोपी शख्स की पहचान हमारा प्रसाद के रूप में हो रही है। हमारा प्रसाद ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने अम्बेडकर के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। बी आर अम्बेडकर की लिखी किताब को हाथ में लिए हुए हमारा प्रसाद को ये कहते सुना जा सकता है कि मैं अम्बेडकर को वैसे ही मार देता जैसे गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तेलंगाना पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गया में जेडीयू जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की देर रात उपाध्यक्ष के घर के बाहर की है। सुनील कुमार सिंह और जेडीयू जिला प्रवक्ता अवध बिहारी पटेल अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे। बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सुनील को मौत के घाट उतार दिया। घायल को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुसुंडा गांव में उनका आवास है। वहीं की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव की वतन वापसी हो सकती है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू यादव सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो सकते हैं। आरजेडी नेताओं के ट्वीट के बाद ये बात सामने आ रही है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पिछले साल दिसंबर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए थे। इसके बाद वहां उनका सफल ऑपरेशन हुआ। लालू यादव को किडनी उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने दी थी। सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव अब स्वस्थ हैं। इसके बाद भी भारत लौटने के बाद वो अभी कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य लाभ लेंगे। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह से वो बिहार लौटेंगे। तुर्की और सीरिया में
बीते दिनों आए तेज भूकंप के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों देशों में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने से चारों ओर तबाही का मंजर है। हजारों इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और अभी भी इसके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। जासूसी बैलून को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद कम नहीं हुए हैं। अमेरिका ने चीन के बैलून कार्यक्रम का समर्थन करने वाली 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा कि बीजिंग के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए 6 कंपनियां ब्लैकलिस्ट में डाल दी गई हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन की सेना हाई एल्टीट्यूड बैलून्स का इस्तेमाल गतिविधियों को अंजाम दे रही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।